हेलो फ्रेंड्स, मैं मितेश मल्होत्रा सेवियर एजुकेशन अब्रॉड से, सेवियर एजुकेशन अब्रॉड के चैनल से। ये वीडियो हमारा ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा सीरीज़ का अगला वीडियो है। इसके अंदर हम एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी वजह से बच्चों का वीज़ा आता भी है और रिफ्यूज़ भी होता है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, उस पर बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। आपकी ये अप्रिसिएशन ही हमें आगे बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने के लिए पुश करेंगे। थैंक यू। सो लेट्स कम बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन। एक वीज़ा कंसल्टेंट के जितने भी आप जानते होंगे किसी को, और मतलब हमारी इंडस्ट्री में एक बात होती है कि भैया ऑस्ट्रेलिया की जो स्टूडेंट वीज़ा फाइल है, इतने सारे डॉक्यूमेंट, कनाडा में थोड़े, सब में थोड़े थोड़े थोड़े, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर वीज़ा भी इसी वजह से आता भी है और कभी रिफ्यूज़ भी हो जाता है। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुने, इसको बहुत ध्यान से इसके पॉइंट्स नोट कर लें। अगर आपने मेरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुन लिया और इसके पॉइंट्स लगा दिए तो हाईली प्रोबेबल आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। कभी भी वीज़ा 100% गारंटी नहीं हो सकता, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई बार चीज़ें खराब ही चल रही होती है तो वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है, कई बार हमारी अपनी लक पे भी डिपेंड करता है। बट यस, 99% जो आपके हाथ में वो डन हो जाएगा। मेरी गारंटी है कि 99% पक्का हो जाएगा अगर आप इन सब डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रख लेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। डॉक्यूमेंटेशन दो तरीके के होते हैं जी, एक है एकेडमिक डॉक्यूमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, तीसरा एक सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट, एक सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो चाहिए हमारा पासपोर्ट। ध्यान रखें कि मिनिमम 6 मंथ की एटलीस्ट वैलिडिटी हो उसके अंदर। वैसे तो ज़्यादा ही करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 6 महीने से कम है तो वीज़ा नहीं आने का ध्यान रखें। तो हम बात आती है एकेडमिक्स एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। पहले बात कर लेते हैं एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट की। एकेडमिक डॉक्यूमेंट हमें कई बार जैसे होता है कि यूनिवर्सिटी असेसमेंट लेवल 1 है, लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी नहीं लगाने यहाँ पर, या हम असेसमेंट लेवल 1 कंट्रीज में एकेडमिक डॉक्यूमेंट नहीं लगाने। अब प्लीज़ लगाएं। एक चीज़ में मैं और ऐड कर देता हूँ, मैं इसका कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मेन, कि अगर आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के ऑफिसर से बात करेंगे, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, चाहे आपकी कंट्री असेसमेंट लेवल 1 है, 2 है कि 3 है, आप किस मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी असेसमेंट लेवल 1 है, 2 है, 3 है, वो कहते हैं भैया प्लीज़ डॉक्यूमेंट लगाएं, हम आपको डिसीजन देने में थोड़ा जल्दी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप असेसमेंट लेवल 1 यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपने नहीं लगाया तो वीज़ा मिल सकता है, मिलेगा भी, बट इससे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको वीज़ा मिले। मतलब आप सील कर देते हैं उसको, कोई वाटर लीक होएगा ही नहीं कहीं से, आपको वीज़ा रिफ्यूजल चांसेस रहेंगे ही नहीं कहीं से। तो आप डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं। आप जो भी डॉक्यूमेंट लगवा रहे हैं उसको नोटरी टेस्ट करा हुआ लगाना चाहिए। मेरी एक और सलाह है एक्स्ट्रा, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लें। जैसे कि अगर आपने 12th का एग्जाम दिया है, अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, वो ऑनलाइन भी होगा अवेलेबल, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर जिसमें उसका वेब एड्रेस लेकर वो भी साथ में फाइल के साथ अपलोड करना एक अच्छा साइन रहता है। या फिर आप एडमिट कार्ड लगा दें ताकि उनको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है यार, ये तो मतलब बच्चा पढ़ ही रहा है। प्रिंसिपल से लेटर भी लिखवा सकते हैं, आपकी LOR लेटर ऑफ रेफरेंस मिल जाएगी भी, प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल कह रहा है कि हाँ जी मेरे स्कूल का बच्चा था, पढ़ता था, ये वेरी गुड। तो इससे एक क्रेडिबिलिटी साउंड होती है। और देखिए वीज़ा ऑफिसर आपसे मिल नहीं रहा, वो आपको जानता नहीं, उसके लिए आप एक केस है, एक फाइल है और उसके पास बहुत सारी फाइल है। आप अलग कैसे साउंड होंगे, आप अलग कैसे दिखेंगे? आप अलग वैसे ही दिखेंगे कि अगर आपकी फाइल में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट होगा। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसको देख के समझिए। तो ये एकेडमिक वाला तो बहुत सिंपल सा ही है, और इसमें एक चीज़ जो रह जाती है वो होता है गैप एक्सप्लेनेशन। गैप एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि सर मैंने 2016 में ग्रेजुएशन कर ली, अब मैं 2020 में वीज़ा लगाने जा रहा हूँ। अगर मैं 2020 में वीज़ा लगा रहा हूँ और 2016 में मेरी ग्रेजुएशन है, तो 4 साल मैंने क्या किया वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने SOP में तो एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया जी मैं यहाँ पे नौकरी करता है वो। अब इस नौकरी का मुझे प्रूफ भी देना पड़ेगा। प्रूफ क्या चाहिए उनको प्रूफ चाहिए कि क्या आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में जा रही थी। जी हाँ, अगर जा रही थी तो उसकी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे आप वहां से लेकर अपना ऑफर लेटर लगाएंगे। फिर एक जॉब कॉन्टिन्यूएशन लेटर मिलता है एम्प्लॉयर से, वो लगा सकते हैं आप। फॉर्म 16 लगा सकते हैं आप, इनकम टैक्स रिटर्न्स लगा सकते हैं। बहुत कुछ जो ऐसा प्रूफ जो किसी गवर्नमेंट साइट पे प्रूफ होता हो। ऐसा कुछ नहीं कि भैया एक जाली सी कंपनी का लेटर लिया और उस पर लगा दिया कि हाँ जी मैं यहाँ पे काम करता था और मेरे को कैश में सैलरी मिलती थी।
तो समझ जाएं कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। उसके पास 1 2 3 4 फाइलें नहीं, उसके पास सैकड़े हजारें फाइल आती हैं। तो वो उसको पता है आप अकेले नहीं होंगे ये सब लगाने वाले, तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो फाइल में इसी पे ही आपको अच्छे कंसल्टेंट को चूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बता सकता है आपको कि आपकी फाइल में कहां पर क्या कमी है। सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। जी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फंड्स, एक होता है सोर्स। अब अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा लगाने जा रहे हैं और आप किसी एजेंट से मिले हैं, किसी कंसल्टेंट से मिले हैं, काउंसलर से मिले हैं, तो आपको पता चला होगा कि भैया उसमें 25 लाख कह रहा है कि जी मेरे को जी 25 लाख आपको अपने बैंक अकाउंट में 3 महीने पुराना शो करना है। कोई कह रहा होगा 1 दिन पुराना शो कर दो, कोई कह रहा होगा नहीं जी आप एक काम करें 30 लाख शो करें, कोई कह रहा होगा 20 लाख शो करें। बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं आपके लिए। छोटी सी कैलकुलेशन है, लिखे पेन पेपर पे। 21041 $21,041 डॉलर्स आपको चाहिए एज 1 ईयर ऑफ लिविंग एक्सपेंस इन ऑस्ट्रेलिया। आपको देने नहीं है किसी को, आपको सिर्फ शो करने अपने बैंक अकाउंट में। आपको दिखाना है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं भैया बाहर जाके पढ़ रहा हूं तो वहां पे मेरे पास रहने खाने पीने का पैसा होगा। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ यानी स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो उसके लिए $7,100 अलग से। अगर स्पाउस नहीं है तो $2,000 आप अपने साथ, स्पाउस है भी और नहीं भी तो भी $2,000 आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी डालना पड़ेगा। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस अपनी 1 साल की फीस ऐड कर दीजिए, बन गए आपका पूरा का पूरा अमाउंट। कितना अमाउंट चाहिए मुझे, इसको अपना डॉलर रेट से मल्टीप्लाई करिए, 3-4 रुपए एक्स्ट्रा लेके करिए ताकि थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में, डॉलर कभी ऊपर नीचे हो रहा है तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर फंड्स। अब इसमें एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में आता है। मैं मतलब 21-22 साल से मैं इसी लाइन में हूँ और आप सभी लोग जानते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया कितने बच्चे भेजे हैं। हर बार बच्चे बोलते हैं कि सर कौन से फंड चलेंगे, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। सी आप इस बात को ध्यान रखें, फंड्स में वो बस इतना देखना चाहते हैं क्या वो लिक्विड फंड है, क्या आपकी उसके ऊपर पकड़ है, क्या आप जब आपको चाहिए आप ले सकते हैं। बेटर होगा कि ये आपके पेरेंट्स के अकाउंट में या फर्स्ट ब्लड फैमिली में हो, यानी कि आपके दादा दादी के भी चल सकते हैं, चाचा चाची के भी चल सकते हैं, मामा मामी के भी चलते हैं, नाना नानी भी चला लेंगे। लेकिन अगर आपको मेरे से पूछे कि प्रेफरेंस क्या, प्रेफरेंस होना चाहिए आपके पेरेंट्स के अकाउंट में। अगर ये है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, जरूरी है आपको बैंक में ही पैसे दिखाने हैं, बैंक लोन भी ले सकते हैं। आप अपने घर को लोन पे रखें और उस पर एजुकेशन लोन ले लें, आप वो दिखा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, उससे आपका वीजा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गए फंड्स। अब फंड्स के साथ साथ अच्छा इसमें ये भी कि सर कितना पुराना हो गया था, 1 दिन पुराना हो गया था, 1 महीना पुराना हो गया, 3 दिन पुराना, 3 महीने पुराना। सी इट डिपेंड्स। कोई यूनिवर्सिटी 1 दिन पुराना भी ले लेती है, कोई 3 महीने पुराना लेती है, 6 महीने पुराना। बट इसका एक्चुअल लॉजिक पता है क्या है? इसका एक्चुअल लॉजिक है कि आपके पास क्या सोर्स है, पैसा कहां से है, सिर्फ इतना। ये तो नहीं कि जाने से पहले अपने पड़ोसी का कि भैया दे दो मेरे को 25 लाख रुपए मैं डाल देता हूँ उसमें अपने अकाउंट में ताकि मेरा काम बन जाए और फिर मैं चले निकाल दूं पैसे। ऐसा नहीं कि पैसे पे आपका एक्सेस है, वहां पर जाके आपको कमाने की चिंता नहीं है, वहां पर जाके आपको पढ़ने की टेंशन है कि आप 3 साल अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट लिया, उसके बाद लाइफ अच्छे से बीत रही है। कि आप 2 साल या 3 साल पढ़ रहे हैं, उसके बाद 2 साल का आपको वर्क परमिट मिल गया है और उसके बाद आप वहां पे जॉब कर रहे हैं, बढ़िया से लाइफ सेटल है। दिस इज व्हाट बात है सोर्स की। सोर्स चाहिए उनको। अगर आपके पास 20, 25, 30 लाख पड़ा है तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, कोई तो इनकम हो रही होगी हमारी, यही दिखाना है। अगर आपके फादर या मदर पेरेंट्स आपके बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके पास ITRs होंगे, वो बिजनेस के प्रूफ होंगे, जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं विद कंप्यूटेशन, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, यही सब लगाना है उनको बताने के लिए कि जी हाँ हम बिजनेस करते हैं, हमारा एक लेजिटिमेट बिजनेस है, एक जॉब है मेरे पेरेंट्स की, वहां से वो अर्न करते हैं, वो अर्न करने के बाद ये हमने पैसे जोड़े और ये वो मेरी एजुकेशन पे लगाएंगे, मैं वहां पर जाकर इन पैसों को एक्सेस कर सकता हूं। ये नहीं कि अभी मेरे पेरेंट्स से 25 लाख रखे हैं और बाद में कभी मेरे को देंगे नहीं वो पैसे। इसका मेन ध्यान रखना चाहिए। अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर हम विलेज में हमारा कुछ एग्रीकल्चर है, फार्मिंग करते हैं, तो वहां पर 2 चीजें हमारे पास जमाबंदी यानी कि लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने एकर्स ऑफ लैंड, कितने किले जमीन के मेरे पास हैं जिसपे मैं एग्रीकल्चर करता हूं। अगर मैं एग्रीकल्चर का वो लेता हूं और उसको बेचता हूं तो उसके बदले में कुछ J फॉर्म मिलते हैं।
फिर तीसरी चीज़ है, वहाँ पर मेरे को तहसीलदार का एक सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लगता है कि तहसीलदार कहते हैं कि जी मेरे एरिया में 7 किले ज़मीन के या 7 एकड़ लैंड के या कुछ भी जो भी आप करना चाहें उसका कितना इनकम आता है वो लिख के देगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी जाती, तो इसमें तहसीलदार का सर्टिफिकेट चल जाता है। ये सारे प्रूफ ये प्रूव कर देंगे कि जो फाइनेंशियल्स मैंने लगाए हैं वो जेन्युइन है, वो मेरे अपने हैं, मेरे पेरेंट्स मेरी पूरी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इनको प्रूव कर रहा हूँ तो मेरा ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा ऑलमोस्ट डन है, वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इसमें ऐसी भी होती हैं, जैसे कि हमें लगता है कि हाई कमिश्नर में जो ऑफिसर बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है, उनको यही नहीं पता कि झूठा या सच्चा डॉक्यूमेंट क्या होता है। टू ऐड टू योर सरप्राइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि वो मार्केट सर्वे भी करते हैं, वो चुपचाप से मार्केट में जाते हैं, मिलते हैं एजेंट्स को, एज ए स्टूडेंट समझते हैं कि क्या झूठे डॉक्यूमेंट चल रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को जानकर आपके फाइल को चेक करते हैं। इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी होता है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि हाई कमीशन में कोई झूठ ना बोलें, कोई झूठा डॉक्यूमेंट ना लगाएं, वीज़ा आए या ना आए, रिफ्यूजल ना लें। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनको नेचुरल जस्टिस मिला। नेचुरल जस्टिस मतलब वो कहते हैं ये तो प्रूव करके बताएं कि ये कंपनी में असली में है कि नहीं है, जिसने आपको 3 साल का वर्क परमिट जिसका आपने लगाया हुआ है, जिसका 3 साल का आपने वर्क एक्सपीरियंस लगाया, प्रूव करें कंपनी है कि नहीं है। ऐसा प्रूव कर ही नहीं पाते और उस वजह से वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जो डॉक्यूमेंट एकेडमिक्स का, तभी मैं कह रहा हूँ प्रूफ लगाएं, फंड्स का मैं तभी कह रहा हूँ प्रूफ लगाएं, बैंक की लेटर होनी चाहिए कि बैंक एक ईमेल दे रहा है वो साथ में लग जाए। एक तो बैंक उस पर लिख के दे रहा है, बैंक से वेरिफिकेशन भी करवा लो, मतलब हर चीज़ का वेरिफिकेशन, इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन हो सकता है, फॉर्म 16 का वेरिफिकेशन हो सकता है, बिजनेस प्रूफ का वेरिफिकेशन हो सकता है, वेरिफिकेशन की लिंक दे देनी चाहिए, उस साइट पे अपलोड कर देनी चाहिए हाई कमीशन की। ये सारी चीज़ें ऐसा प्रूफ होंगी कि आप जब हर चीज़ का प्रूफ खुद ही दे रहे हैं तो आपने कुछ गलती करी नहीं होगी, कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ दोस्तों, मेरे इस पूरे वीडियो में क्या था। हमारे इस पूरे वीडियो में हमने डॉक्यूमेंटेशन पे बात करी, जिसमें हमने एकेडमिक्स में बात करी कि हमें एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साथ में प्रिंसिपल का लेटर है, लोअर आ जाए, और अगर वो नोटरी टेस्ट हो, गैप की एक्सप्लेनेशन, गैप के प्रूफ, जो हमने गैप की एक्सप्लेनेशन दी थी एसओपी में, उसके प्रूफ लगने चाहिए यहाँ पर, चाहे वो सैलरी स्टेटमेंट है, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट है, चाहे आपकी ITR है, चाहे फॉर्म 16 है। फिर हमने बात करी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें मैंने आपको बताया कि फंड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। 21041 यानी $21,041 एक सिंगल आदमी की लिविंग वो चाहते हैं। अगर आप स्पाउस जा रहे हैं तो 7100 स्पाउस के, $2000 वो मानते हैं ईच पर्सन फॉर ट्रैवलिंग, प्लस 1 ईयर फीस को जोड़ देंगे तो आपका फंड्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका सोर्स होना बहुत जरूरी है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पुराने, वो सब चीज़ें सोर्स पे डिपेंड करती हैं। ये तो था मेरा वीडियो, इसको आप प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच।